नेक्स्ट टॉपिक अभी हम करेंगे। अभी तक हमने दो चीजें करी हैं। एक बार रियलाइजेशन में हमने असेट्स ट्रांसफर करी और उसके बाद हमने क्या करा, रियलाइजेशन में लायबिलिटीज हमने ट्रांसफर करी। अब असेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट्स हम क्लोज कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने अपनी असेट को क्या कर देना है, बेच देना है। क्योंकि वही से जो पैसा आएगा ना, उसी से हम क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करने वाले हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है, टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन, ठीक है। और इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, नंबर 3 कर रहे हैं हम। फर्स्ट 2 हम कर चुके हैं, नंबर 3 हमारा है रियलाइजेशन या सेल भी कह सकते हैं ऑफ एसेट्स। हम क्या करेंगे इस स्टेप में कि जो भी हमारे पास एसेट हैं उनको बेच देंगे बच्चों, माने उनसे पैसा हम कलेक्ट कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे। अच्छा, असेट में बता दूं, यहां पे यहां ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, ये हमारी रिकॉर्डेड भी हो सकती है और अनरिकॉर्डेड भी हो सकती है। अब ये रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड का क्या मतलब है? रिकॉर्डेड का मतलब है कि हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी है संपत्तियां, और अनरिकॉर्डेड का क्या मतलब है कि हमारी एसेट तो थी लेकिन हमें नहीं पता था, हमें जानकारी नहीं थी, हमने उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हुआ है। अब पता चल गया हमें, तो अब उसको हमें बेचना है। तो बच्चों, इस बात से ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसेट हमारी रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है। हमने यहां सिर्फ क्या करना है, यहां सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारे पास पैसा कितना आया है, हमारे पास पैसा कितना आया है। और हमें ये भी नहीं देखना है कि कौन सी एसेट से आया है, वो एसेट बुक पे किस वैल्यू पे थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ ये देखना है कि आज की डेट पे उसको हम किस वैल्यू पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम जब भी रियलाइजेशन करेंगे, वैसे प्लस 1 में आप एक एंट्री करके आए हैं कि असेट बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, असेट बेचेंगे तो कोई भी अगर असेट बेचेंगे एंट्री क्या होगी। आप क्या करते थे प्लस 1 में, आप करते थे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और टू वो असेट, टू असेट कर देते थे आप। माने आप एंट्री करते थे कैश या बैंक, कैश या बैंक कौन सा लिखेंगे ये क्वेश्चन में जो दिया होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और टू असेट लिखते थे आप प्लस 1 में, तो टू असेट अकाउंट लिखते थे। ये एंट्री आप करते आएंगे। लेकिन क्या यहां भी हम असेट लिखेंगे? असेट की साइड क्या होती है भाई, डेबिट होती है। और जब हमने फर्स्ट एंट्री करी ट्रांसफर ऑफ असेट टू रियलाइजेशन, उसमें हमने असेट को क्या किया, क्रेडिट। हमने क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। तो असेट डेबिट थी, फिर क्रेडिट होगी, असेट तो होगी खत्म। असेट को हमने क्लोज कर दिया ना अकाउंट, तो क्या आप दोबारा क्लोज कर सकते हैं? भी एक बोतल है हमारे पास, ठीक है, ये बोतल है हमारे पास, ठीक है। ये जो इसका ढक्कन है ये बंद है, कैप लगी हुई है, दोबारा बंद कर सकते हो? तो ये बंद है, अब इसको हम बंद कर सकते हैं? हम बंद हो चुका है तो बंद कैसे करेंगे? हाँ, अगर खुला होता, अगर ये खुला होता, ऐसे है, अब हम इसको ऐसे करके बंद कर सकते हैं दूसरी साइड में। माने अब ये इस साइड में है, अब इस साइड में हो गया। इसी तरह से एसेट्स डेबिट होती है तो हमने बंद कर दी, क्रेडिट कर दी, तो वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है पहली एंट्री में, तो यहां पे हम बंद कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारे असेट तो यहां पे लिखा नहीं जा सकता अब, क्योंकि असेट तो क्लोज हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ये पैसा कहां आएगा, किसके पास आएगा ये पैसा? किस अकाउंट को हम खोलते हैं रियलाइजेशन करने के लिए? रियलाइजेशन अकाउंट को।
तो ये पैसा भी किस में जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। मैंने आपको बताया था आपको पहली वीडियो में भी कि आप रियलाइजेशन को ना एक आदमी मान लीजिए, एक पर्सन मान लीजिए कि उसको आपने अपनी संपत्ति दी थी, उसी को आपने दायित्व दिए थे। अब संपत्ति बेच के पैसा उसी के पास आएगा ना, उसी की जेब में जाएगा ना। इसलिए कैसे आप बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या कर देंगे यहां में? ठीक है। माने जब भी हम किसी एसेट को बेचेंगे बच्चों तो हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। हमेशा ही रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है? यहां तक बात डेबिट क्या आती है? अगर हमने नकद में बेचा है तो कैसे बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारा कोई साझेदार है, कोई पार्टनर है, वो किसी एसेट को ले लेता है। मान लो दो पार्टनर थे, वो बिजनेस कर रहे थे, तो फर्म में जो है एक टेबल रखी हुई थी, तो एक पार्टनर ने कह दिया यार मेरे को घर पे जरूरत है, इस टेबल को मैं ले जाता हूं अपने घर पे। हो सकता है ना ऐसा? तो हम क्या करेंगे? वो ले जाएगा तो घर पे, उससे पैसे ले लेंगे। उसे क्या करेंगे? पैसे। लेकिन आज हम उससे पैसे ले लें और अब थोड़े दिन के बाद उसकी कैपिटल हमने पे भी करनी है। मतलब पहले तो मैं मान लेते हैं कि अनुभव एक लड़का है, उससे मैंने 50 रुपए लेने हैं और फिर 100 रुपए उसको देने हैं। तो मैं इसको बुलाऊं, आजा भाई 50 रुपए दे, ले लिए मैंने। फिर बुलाऊं, आजा भाई 100 रुपए ले जा। क्या ये चीज सही है? आशास्पद लगती है ना। करना क्या चाहिए कि 100 में से इसके 50 ही काट के इसको क्या दे दूं मैं? 50 ही दे दूं। समझ आ रहा है ना? तो यहां पे भी वैसे ही करेंगे। माने पार्टनर्स की कैपिटल हमने देनी है और ये जो उसने एसेट ली है ये पैसा लेना है, तो क्यों ना उसकी कैपिटल को ही कम कर दिया जाए। कैपिटल से ये पैसे क्या कर ले? हमें काट ले। अब कैपिटल की साइड क्या होती है? काटेंगे तो क्या होगी? तो कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन, इनमें से एक ही आएगा। या तो वो नकद बिकेगी तो कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा। या कोई पार्टनर ले लेगा उसको, जितने में भी लेगा, तो पार्टनर्स जो भी है उसका नाम लिखेंगे ना उसकी कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन। माने रियलाइजेशन हमेशा क्रेडिट होगा और कुछ है नहीं। ठीक है। माने हमें जब भी हम एसेट को बेचेंगे बच्चों, हमारे पास नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो उसमें दिया मैंने कि फलानी एसेट हमने इतने रुपए की बेच दी। तो एसेट से कोई मतलब नहीं हमारा कौन सी एसेट बेची, उसका नाम कहीं भी नहीं आएगा। हमने तो सिर्फ कोई भी एसेट है, वो फर्नीचर है, मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, स्टॉक है, कुछ भी है, चाहे वो पहले हमने लिख रखी थी चाहे नहीं लिख रखी थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यूं देखना पैसा कितना आ रहा है। कैश में आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किसी पार्टनर ने लेनी हो तो जितने भी लिए उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या कोई दिक्कत होगी इसमें? क्या हम नहीं कर देंगे आराम से? तो यहाँ मेंशन लिख देंगे हम कि असेट्स रियलाइज्ड। या फिर अगर पार्टनर ने ली है तो असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी तरह की? आगे अगर हम अकाउंट्स जब बनाएंगे, मैंने बताया था आपको कि हम अकाउंट कौन से बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। इसको ट्रांसफर करेंगे उसमें हम। तो अगर हमने कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन किया है तो क्या करेंगे? एक बार तो कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? टू। और रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में लिखेंगे? टू अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई कैश या। ठीक है। अगर वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन आ जाएगा और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई पार्टनर्स। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है एसेट्स को बेचने की और लायबिलिटी की पेमेंट करने की, उनको हम दो जगह का ट्रीटमेंट हमें करना होता है। अगर ऐसे याद रखोगे तो आपसे गलती नहीं। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
इसके बाद हमारा है नंबर 4, सेटलमेंट ऑफ, सेटलमेंट भी कह सकते हैं या पेमेंट भी कह सकते हैं, ऑफ अब पैसा आ गया ना बच्चों, अब हमने क्या करना अगला स्टेप है, लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे, है क्या नहीं। अब पेमेंट जब करेंगे तो पैसा कहां से निकालेंगे भाई, कहां से, जहां पे है पैसा, जहां पे डाला था, कहां डाला था पैसा, तो निकालेंगे भी कहां से, जब डाला था रिलेशन में तो क्रेडिट हुआ था, निकालेंगे तो क्या होगा। तो जब भी हम किसी भी चीज की पेमेंट करने वाले हैं ना, सेटलमेंट करने वाले हैं, तो रिलेशन में ऐसा क्या होगा, वैसे तो नॉर्मली अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, हम प्लस में करते थे, भी क्रेडिटर को पेमेंट कर दी हमने 20,000 रुपए की, तो हम एंट्री करते थे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन फिर से वही क्रेडिटर्स को तो हम सेकंड एंट्री में कर चुके हैं डेबिट ऑलरेडी, हमने किया था लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी जब हमने किया था, तो लायबिलिटीज का अकाउंट हम क्लोज पहले ही कर चुके, इसलिए दोबारा नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे लायबिलिटीज के केस में होना। तो इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। कोई भी लायबिलिटी हो, कोई भी कितने भी अमाउंट की हो, एंट्री वही होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट। और टू, अगर हम पैसे दे रहे हैं कैश या बैंक में, तो टू कैश या फिर, और अगर मान लो किसी पार्टनर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसका पड़ोसी था कोई जिसे हमने पैसे ले रखे थे, उसने कह दिया ठीक है उसी तो मैं दे दूंगा, तो अपने घर से थोड़ी ना देगा, इतने पैसे वो क्या करेगा, हमसे लेगा। तो हम अलग थोड़ी ना देंगे, आज देंगे फिर थोड़े दिन के बाद कैपिटल देंगे, हम क्या करें, वो पैसा उसकी कैपिटल में जोड़ दो, इकट्ठा दे देंगे बाद में, जैसे ऊपर कैपिटल से काटा था। तो क्या कर देंगे यहाँ पे हमें टू, क्योंकि कैपिटल की साइड क्या होती है, क्रेडिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। यहां हमने काटा था पैसा, डेबिट कर दिया, यहां उसमें पैसा डाला है इसलिए क्रेडिट। यहां भी हमारी जो लायबिलिटीज है, चाहे वो हमारी रिकॉर्डेड होए और चाहे क्या हो हमारी, वो फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे पहले बैलेंस शीट में लिख रखे चाहे नहीं लिख रखे हैं, अगले पैसा मांगने आ गया, हमने लिखे नहीं, हम नहीं दे रहे, कह सकते हैं पैसा। मान लो बिजली का बिल हमने देना है, हम उसको लिखना भूल गए थे, पहले ही देना है बिजली का बिल भी, अब ये कह सकते हैं कि हमने नहीं लिखा जी, हम नहीं दे रहे, हम पैसा हमें देना पड़ेगा, चाहे वो लिख रखा था चाहे नहीं लिख रखा था, एंट्री हमारी यही होगी। तो रिलेशन में वैसा क्या होगा, डेबिट होगा लायबिलिटी की पेमेंट में, क्रेडिट हमारा या तो कैश या बैंक होगा। कैश और बैंक में से बताया मैंने, जो दे रखा होगा क्वेश्चन में वही होगा, पार्टनर ने दिया तो टू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। एक और सिचुएशन हो सकती है बच्चों, क्या सिचुएशन हो सकती है कि कोई लायबिलिटी है हमारी, कोई क्या हमारी लायबिलिटी हमारी, मान लेते हैं सपोज करें कि हमारे क्रेडिटर्स हैं 80,000, कितने के हैं 80,000 की, हमें इनकी पेमेंट करनी थी। लेकिन इसने क्या किया, क्रेडिटर ने, हमारे पास एक मशीन थी, क्या थी, एक मशीन थी हमारे पास, मशीन हमारे पास मान लो थी 90,000, कितने की थी, 90,000 की मशीन। अब इस आदमी ने क्या करा, ये मशीन ले ली हमारी, क्या करा, मशीन ले ली हमारी, और मिल बैठ के तय कर लिया, भी देखो इसके इससे ज्यादा वैल्यू लगाऊंगा। इस क्रेडिटर ने क्या कहा कि 80,000 की लगाएंगे मशीन को और मैं यही ले लूंगा बस, और मेरे को कुछ मत देना इसके बाद। हम कहते हैं ठीक है, तो मशीन ले जाओ, बिजनेस तुम्हारा बंद हो ही चुका है, अब थोड़ा करना हमने, मशीन ले जाओ। एंट्री क्या करें फिर बताओ, एंट्री क्या करें। तो जब भी हम लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो रिलेशन को डेबिट कर देते हैं, कर दिया डेबिट, हमने ले 80,000 से, क्रेडिट किसको करेंगे,
मतलब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, जब भी लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा तो मैं डेबिट कर दूंगा रियलाइजेशन को, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000 से। अब टू करना है, क्या मैंने कैश दिया है? नहीं ना, कैश भी नहीं हो सकता। क्या किसी पार्टनर ने दिया पैसा? नहीं ना, पार्टनर्स का अकाउंट नहीं हो सकता। तो क्या लिखूं भाई? क्या मैं मशीन लिख सकता हूँ यहाँ पे? क्रेडिटर कैसे लिखता हूँ? क्रेडिटर भी पहले ही क्लोज हो चुके हैं। जो दूसरी एंट्री थी ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज की, उसमें क्रेडिटर्स को हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, अब नहीं कर सकते। पहले क्रेडिट था वो लायबिलिटी में जो लिख रखा था पहले सीट में, पहले डिसोल्यूशन से पहले, फिर हमने उसको डेबिट कर दिया तो हो गया बंद वो तो। और ऐसे ही मशीनरी जब पहले एसेट साइड में थी डिसोल्यूशन से पहले, तब वो डेबिट थी, फिर हमने ट्रांसफर करते टाइम रियलाइजेशन टू असेट्स कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये तो दोनों चीजें खत्म होगी, मर गई तो दोनों। क्या मरे हुए आदमी को दोबारा मार सकते हैं? नहीं ना। तो हम यहां ना तो क्रेडिटर लिख सकते हो ना मशीनरी, क्या लिखे भाई? अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने बताया था कि जब लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो पैसा रियलाइजेशन में से निकालते हैं, इसलिए रियलाइजेशन को डेबिट कर देते। कर दिया डेबिट, रियलाइजेशन है। मशीनरी को बेचा ही एक तरह से, मतलब तो बेचते हैं तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्या करेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000, क्योंकि 80,000 की मान ली। इसका मतलब क्या हुआ अभी? ऐसा हो सकता है रियलाइजेशन ने पैसे रियलाइजेशन को ही दे दिए? इज इट पॉसिबल? इसका मतलब एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, कभी भी अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि किसी लायबिलिटी के बदले में कोई असेट देनी पड़ जाए, वो भी फुल सेटलमेंट में, क्या वर्ड यूज करेंगे? फुल सेटलमेंट। माने असेट्स लायबिलिटी के इक्वल ही लगा के ले ली, तो फिर हम कुछ भी कहीं भी किसी भी अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन ही डेबिट होगा और वही क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं। कोई प्रॉब्लम? अगर मान लो क्रेडिटर 80,000 के थे, मशीनरी 90 की थी, 90 की मान के ही ले ली, 90 की मान के ही ले ली इसने, ठीक है। बिकी कितने की? वो 90 की। इसके पैसे कितने थे? 80। तो ये अपने 80 काट के क्या करेगा? अब मशीन उठा लेगा हमारी, 90 की बिकी की है ना, या 90 की मान ली, तो उसमें 80 तो वो रख लेगा और 10 क्या करेगा? हमें दे देगा भाई। पार्टनर्स की क्या बात कर रहे हो? मतलब वो बिजनेस से मशीन उठा के लेके गया, अगर फुल सेटलमेंट नहीं हुई है और असेट की वैल्यू ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? अपनी वैल्यू काट के और बाकी पैसा क्या करेगा? बिजनेस को दे देगा, है कि नहीं? एंट्री क्या होती है? एंट्री हमारी होती है, अभी मैंने कही थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000, ऐसी होती है ना। और टू रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे होता है ना। अब रियलाइजेशन में कितने आएंगे भाई? असेट कितने की बिकी है हमारी? लायबिलिटी की पेमेंट तो 80 की, और असेट कितने की बिकी हमारी? 90,000 है ना। और 10,000 हमारे पास ही पैसे आ जाएंगे, वो 10,000 दे देगा, यही होगा ना। लेकिन क्या एंट्री सही है? रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, क्या ऐसा हो सकता है? कैसा हो सकता है कि अकाउंट डेबिट हो जाए क्रेडिट हो जाए? नहीं ना। तो एंट्री कैसे ठीक होगी? माने 80,000 यहां से काटने पड़ेंगे ना, हमें हटाना पड़ेगा ना इतने से रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होगी हमारी यहां पे बच्चों? यहां पे हमारी एंट्री बची, इसको हटा दो, यहां से हटा दिया, और इसमें से कितने हटा दो? 80 हटा दो, कितने बचे? ये ठीक है। अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट असेट देके की जाए, अगर फुल सेटलमेंट हो जाए तो कोई एंट्री नहीं। अगर असेट ज्यादा की है तो लायबिलिटी को हटा के जो एक्स्ट्रा पैसा बचे उसकी आने की एंट्री कर दो, बस असेट को बिकने की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन, जो एक्स्ट्रा पैसा आया हो पाएगा। अगर उल्टा हो जाए तो एंट्री
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, एंट्री जो लास्ट में बची है वो है हमारी सही। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000 और टू रियलाइजेशन जो असेट बिकी हमारी, लायबिलिटी देते तो डेबिट होता है रियलाइजेशन, तो 80 की लायबिलिटी दे दी। असेट बिकती है तो क्रेडिट होता है रियलाइजेशन, और वो कितने की बिकी, 70 की है ना। तो बचे कितने, 10,000 देने बचे ना इनके, वो दे देंगे हम थ्रू, सीधी सी बात है। अगले ने 70 की तो हमारी मशीन ले ली, बाकी तो लेगा ना हमसे, बाकी 10,000 हमने पैसे दे देने ले जा। लेकिन अब क्या ये सही है, अब भी सही नहीं है, दोनों साइड में रियलाइजेशन नहीं आ सकता ना। तो हम क्या करें भाई, 70 का यहाँ रियलाइजेशन है तो 70 इसमें से काट दे, मान इसको हटाए पहले, तो एक रियलाइजेशन हटा दिया, और यहां से कितने हटा दें, 70 हटा दें तो कितने बचे, मान एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बड़ा बढ़िया टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को करवाया है कि हम कैसे एसेट्स को बेचेंगे, कैसे लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, और अगर कोई लायबिलिटी किसी एसेट को ले लेती है तो हम कैसे करेंगे इसको। आई थिंक आप इसको ढंग से समझोगे तो इसको बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो। अब इसके बाद हम एक्सपेंस की पेमेंट करने वाले हैं। पहले वीडियो काट दे, 21 मिनट के हो।